Hello everyone, this is the next lecture regarding agricultural microbiology. In the last lecture we were studying about plasmids. हमने प्लाज्मिड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, किस किस टाइप के प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, प्लाज्मिड्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, एक अच्छा प्लाज्मिड होने के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होनी ज़रूरी है या होती हैं, वो सारा हमने कर लिया था। थोड़ा सा पार्ट रह गया है प्लाज्मिड्स का, आज के लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। आज हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में। फर्स्ट इज प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, कि जो प्लाज्मिड्स हैं वो रेप्लिकेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट है होस्ट रेंज, किन किन जो होस्ट हैं उनपे जो प्लाज्मिड्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉपी नंबर कितना होता है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, प्लाज्मिड कंपैटिबल होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं, पार्टीशनिंग क्या है प्लाज्मिड्स की, फंक्शंस क्या हैं प्लाज्मिड्स के, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स को यूज क्यों किया जाता है, क्या एडवांटेज है प्लाज्मिड्स को व्हीकल यूज करने की, मतलब एज अ व्हीकल हम प्लाज्मिड को क्यों यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ये सारी चीजें हैं प्लाज्मिड्स के बारे में। वैसे बहुत जनरल टॉपिक्स हैं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज प्लाज्मिड रेप्लिकेशन से। हम सबको पता है कि जो प्लाज्मिड्स हैं दे आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग मतलब कि वो खुद रेप्लिकेट करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जब प्लाज्मिड है उसकी रेप्लिकेशन खुद ब खुद होती है, वो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्लाज्मिड्स आर ऑलवेज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। कैसे करते हैं वो रेप्लिकेशन, क्या जैसे बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होती है वैसे ही है या कोई अलग मेथड है। बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन बच्चे दो तरीके से हो सकती है। One is theta model of replication, and another one is rolling circle mechanism। ये वो दो मेन मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो प्लाज्मिड्स हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। या तो वो थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन यूज करते हैं, थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन यूज करते हैं, या फिर वो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म यूज करते हैं। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। पहले थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लाज्मिड है, हमें पता है कि प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक दिस। थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इसे क्यों बोला जाता है, देखो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिसी, यहां से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होनी है। तो क्या होगा, ऊपर वाला स्ट्रैंड वैसे ही रहेगा, नीचे वाला स्ट्रैंड यहां से थोड़ा सा ओपन अप हो जाएगा। ओपन अप होने के बाद जो यहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, दोनों स्ट्रैंड्स पे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। एक पे लैगिंग स्ट्रैंड होगी, दूसरे पे लीडिंग स्ट्रैंड की तरह होगी, बाई डायरेक्शनल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। इस जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जो अंदर वाला स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट रेप्लिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी उसके उल्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन चलता है इसके अंदर, जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर चलता है। मतलब थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन जैसे नॉर्मल बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेशन होती है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है इन थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड। जब प्लाज्मिड के अंदर थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन यूज होता है तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है, कुछ नहीं है,
जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां से डीएनए जो है वो थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, प्राइमर लगने के लिए, बाकी सारे एंजाइम्स को जुड़ने के लिए जगह चाहिए। वो जगह कैसे मिलती है? डीएनए ओपन करता है। नॉर्मली भी जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे रेप्लिकेशन शुरू होती है तो पहले फॉक बनती है, डीएनए ओपन होता है, जो उसकी सुपर कॉइलिंग है वो खुलती है। सिमिलरली यहाँ पे होता है, जो सुपर कॉइल डीएनए वो पहले ओपन अप होता है, लेकिन वो एक थीटा की फॉर्म ले लेता है, जस्ट लाइक दिस। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है। थीटा को, ये देखो, थीटा को हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो एक तो जो प्लाज्मिड्स हैं वो रेप्लिकेट करते हैं थ्रू थीटा मॉडल या फिर थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड्स के आउटर इनर स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड को मैंने ऐसे बना दिया सो दैट आप डिफरेंशिएट कर पाओ जब हम आगे जाएंगे, अदरवाइज ये ऐसा स्ट्रक्चर ही है। इस स्ट्रक्चर को भी मैंने ऐसा ड्रॉ किया, बस ऊपर वाले स्ट्रैंड को थोड़ा शेप चेंज कर दी है डिस्टिंग्विश करने के लिए। प्लाज्मिड है। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ओरिसी प्रेजेंट था, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए है वो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कर जाएगा ब्रेक, क्योंकि वहां से रेप्लिकेशन शुरू होनी है, जस्ट लाइक दिस। ब्रेक कर जाता है यहाँ से, जो ओरिसी है एक साइड से 5 डैश होगा, एक साइड 3 डैश होगा। उसके बाद ये वाला स्ट्रैंड अब ब्रेक कर गया तो ये अलग होगा। ब्रेक करने के बाद वो एक स्ट्रैंड से अलग हो जाता है, नीचे वाला स्ट्रैंड अलग रह जाता है। अब हमें पता है इस स्ट्रैंड पे भी ओरिसी प्रेजेंट है, इस स्ट्रैंड पे भी कहीं ना कहीं ओरिसी प्रेजेंट होगा, तो दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे? अपना एक नया जो स्ट्रैंड है वो बना लेंगे। डबल स्ट्रैंडेड तो होना ही है ना उनको अल्टीमेटली, तो वो दोनों ही नया स्ट्रैंड रेप्लिकेट करके सिंथेसाइज कर लेंगे। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में बचे, अगर यहां से रेप्लिकेशन शुरू होनी है तो एक डायरेक्शन में होगी, तभी आगे आगे दूसरा स्ट्रैंड बन पाएगा जो स्ट्रेट लाइन में मैंने ड्रॉ किया है। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन उससे पहले उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। उनके बाद वो अपने जैसा एक सिमिलर होमोलोगस स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं थ्रू रेप्लिकेशन। साथ के साथ बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन जैसे थीटा में चलता है वैसा यहाँ पे नहीं होता। पहले कट लगने के बाद दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, फिर अपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और अपने जैसा ही दूसरा स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो प्लाज्मिड के पास 2 ऑप्शंस होती हैं रेप्लिकेट करने के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। वो 2 ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? एक थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, एक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म है। ठीक है जी। तो ये था कि जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट कैसे करता है, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन कैसे होती है। हमें पता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है, अपने आप रेप्लिकेट करता है, लेकिन रेप्लिकेट करने के उसके पास 2 तरीके होते हैं। तो ये हमारा डन। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड की होस्ट रेंज। बहुत सिंपल है बच्चे, या तो इसकी नैरो होस्ट रेंज हो सकती है या फिर इसकी ब्रॉड होस्ट रेंज हो सकती है। नैरो वर्ड मीन्स लेस, ब्रॉड मीन्स many. So the name indicates जो प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 3 मतलब गिनती के कुछ होस्ट में ही एग्जिस्ट कर सकता है। बैक्टीरिया तो अब कितने सारे हैं, बैक्टीरिया की तो कितनी सारी स्पीशीज हैं,
हो सकता है ये वाला प्लाज्मिड सिर्फ 1, 2 और 3 इन 3 बैक्टीरिया के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है। प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है उस बैक्टीरिया को हम होस्ट बैक्टीरियम बोलते हैं, तो वो सिर्फ 3 बैक्टीरिया के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब इसकी जो होस्ट रेंज है वो नैरो रेंज है, वो सिर्फ, अब देखो ये वाला प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ 3 बैक्टीरिया में एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम इस बैक्टीरिया को इस प्लाज्मिड को जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इन 3 बैक्टीरिया के अंदर यूज कर सकते हैं। किसी अदर 3rd, 4th बैक्टीरिया को हम इस प्लाज्मिड की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, उसका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मिड इन तीनों के अलावा किसी अदर बैक्टीरिया में जाके एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो बहुत प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनकी नैरो होस्ट रेंज है, जो कम होस्ट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल था। ब्रॉड रेंज मतलब मैनी, बहुत ज्यादा हो सकता है 100 बैक्टीरिया या 1000 बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया पे वो जो होस्ट है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो वो कितने सारे ऑर्गेनिज्म है जिन पे एग्जिस्ट कर सकता है, हम उनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास चांस ज्यादा है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हम कोई भी बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं किसी अदर बैक्टीरिया को उन 100 में से या 1000 में से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है वो इन सब में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसकी होस्ट रेंज ज्यादा है, वो मोर नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे एग्जिस्ट कर सकता है। सो प्लाज्मिड्स 2 तरीके के होते हैं, या तो वो उनकी नैरो होस्ट रेंज होगी या उनकी ब्रॉड होस्ट रेंज होगी। नैरो होस्ट रेंज मतलब बहुत कम बैक्टीरिया हैं जिनमें वो वाले प्लाज्मिड एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सारे बैक्टीरिया हैं जिन पे वो प्लाज्मिड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। द नेम इंडिकेट्स नैरो होस्ट रेंज एंड ब्रॉड होस्ट रेंज। उसके बाद आता है कॉपी नंबर। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था जब हमने प्लाज्मिड के कैरेक्टर्स पढ़े थे कि किसी सेल में एक प्लाज्मिड भी एग्जिस्ट कर सकता है, एक से ज्यादा प्लाज्मिड्स भी हो सकते हैं, उनको पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स। रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स मीन्स जब किसी बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारा नंबर प्रेजेंट है किसी प्लाज्मिड का। रिलैक्स्ड मीन्स मैनी प्लाज्मिड्स, बहुत ज्यादा प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, मोर नंबर प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया के अंदर, तब हम उनको बोल देते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स। जब किसी बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक या हार्डली 2 प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब लेस नंबर प्रेजेंट है। जब किसी बैक्टीरिया के अंदर मोर नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है तब हम उनको बोल देते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स, कॉपी नंबर के फॉर्म में। मतलब वो अपनी कितनी कॉपीज बना सकते हैं, एक बैक्टीरियम में रहते रहते कितनी बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर वो बहुत बार रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, मोर नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। और जब कोई प्लाज्मिड या तो अकेला ही रह सकता है या फिर अपनी एक ही कॉपी और बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तब हम उस प्लाज्मिड को बोल देते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स। ठीक है जी। कॉपी नंबर के बेसिस पे 2 तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं, रिलैक्स्ड एंड स्ट्रिंजेंट। उसके बाद आ जाता है, पहले पार्टीशनिंग करते हैं, देन प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे। पार्टीशनिंग का मतलब है, पार्टीशनिंग
डिवाइड करना किसी चीज का, डिवीजन किसी चीज की। अब जब भी जो बैक्टीरियम है उसमें जो प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है वैसे वैसे जरूरी होता है कि जो उनके प्लाज्मिड्स हैं वो भी डिवाइडेड बैक्टीरिया में इक्वली जा सके। जितने प्लाज्मिड्स फर्स्ट बैक्टीरियम में प्रेजेंट थे उसकी डिवीजन के बाद जो उसके डॉटर बैक्टीरियम बने हैं उसके अंदर भी प्लाज्मिड्स की मूवमेंट हो, ठीक है, मतलब पार्टीशनिंग होनी चाहिए, डिवीजन होनी चाहिए। अब पार्टीशनिंग में रोल कौन प्ले करता है? ये कॉपी नंबर। अगर तो कोई रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है तो पार्टीशनिंग बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हैं पहले से ही सेल के अंदर। एक प्लाज्मिड अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे उन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर एक बैक्टीरिया के अंदर 10 प्लाज्मिड्स हैं तो वो 5 प्लाज्मिड्स एक डिवाइडेड बैक्टीरिया को दे सकता है, 5 दूसरे को दे सकता है, उसके बाद वो 5 फर्दर अपनी कॉपीज बना लेंगे क्योंकि वो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स हैं, उनको अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स में अगर पार्टनिंग जो है वो डिफिकल्ट स्टेप हो जाता है। अब देखो एक ही प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ऊपर से वो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड है, वो अपना कॉपी नंबर भी इंक्रीज नहीं कर सकता या हार्डली 1 से 2 बना सकता है। तो जब ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो उसमें से सिर्फ एक ही सेल है जिसके अंदर प्लाज्मिड जा सकता है। इक्वल पार्टीशनिंग नहीं हो सकती, प्लाज्मिड हर बैक्टीरियल सेल को नहीं मिल सकता। इसके बाद भी सेम होगा, एक ही सेल है जिसके अंदर वो प्लाज्मिड जाएगा, दूसरा सेल खाली रहेगा। इसमें चलो हो सकता है पहले दोनों में एक एक चला जाए, लेकिन उसके बाद जब फर्दर डिवीजन होगी तो सिर्फ एक में ही प्लाज्मिड रह जाएगा, दूसरा बैक्टीरियल सेल खाली रहेगा, विदाउट प्लाज्मिड रहेगा। सो जो पार्टीशनिंग है वो डिपेंड करता है कि जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है किसी बैक्टीरियम के अंदर वो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है या वो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड है। अगर तो वो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है तो पार्टीशनिंग इजी स्टेप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो बहुत सारे प्लाज्मिड्स पहले से प्रेजेंट होते हैं वो इक्वली डिवाइड कर जाते हैं दोनों डॉटर बैक्टीरिया के अंदर, और उसके बाद वो है रिलैक्स टाइप तो वो अपना कॉपी नंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंजेंट में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्ट स्टेप है पार्टीशनिंग, इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते प्लाज्मिड्स क्योंकि वो स्ट्रिंजेंट है, वो अपना कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो कॉपी नंबर पे डिपेंड करती है पार्टीशनिंग, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स है या रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स है, ये डिसाइड करेंगे कि पार्टीशनिंग इजीली हो जाएगी, प्लाज्मिड्स की डिवीजन हो जाएगी या फिर नहीं होगी। उसके बाद है बच्चे प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी। देखो एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म में, एक बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक प्लाज्मिड भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे प्लाज्मिड्स तो ऐसे होते हैं बच्चे जो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ही बैक्टीरिया के अंदर उनकी बहुत सारी कॉपीज रह सकती हैं, वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जब तो 2 या 2 से ज्यादा प्लाज्मिड्स कोएग्जिस्ट करते हैं, एक ही बैक्टीरिया के अंदर रह सकते हैं, अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, वो अपने सारे काम कर सकते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कंपैटिबल। कि जो बैक्टीरिया है, सॉरी जो प्लाज्मिड है वो कंपैटिबल है तभी वो कोएग्जिस्ट करेंगे। अगर बैक्टीरिया प्लाज्मिड एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे तो वो एक प्लाज्मिड के अंदर जो है कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे ये वाला प्लाज्मिड किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। नॉन कोएग्जिस्टेंस है, कोएग्जिस्ट ही नहीं कर सकते दो प्लाज्मिड एक दूसरे के साथ। तो
वो वाले प्लाज्मिड क्या हो जाएंगे, इनकम्पैटिबल। अगर तो दो प्लाज्मिड्स एक बैक्टीरिया के अंदर दो या दो से ज्यादा कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं, जो कि रिलैक्स्ड टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स में होता है, तब हम उनको बोल देते हैं कंपैटिबल प्लाज्मिड्स। जब दो प्लाज्मिड्स एक बैक्टीरिया के अंदर कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते, तब हम उनको बोल देते हैं इनकम्पैटिबल प्लाज्मिड्स। ठीक है जी। और जो इनकम्पैटिबल प्लाज्मिड्स हैं वो ज्यादातर जो स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स हैं उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये है प्लाज्मिड इनकम्पैटिबल। प्लाज्मिड रेप्लिकेशन हमने किया, होस्ट रेंज क्या हो सकती है प्लाज्मिड की, कॉपी नंबर कितना हो सकता है प्लाज्मिड का किसी बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे या इनकम्पैटिबल होंगे, पार्टीशनिंग कैसे होती है, डिविजन कैसे होती है प्लाज्मिड्स की, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड्स। क्या काम है प्लाज्मिड का, कहां पे यूज करते हैं हम प्लाज्मिड को। एक तो आपको पता ही है बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं जो कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं। ठीक है जी। कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स मतलब वो किस चीज में रोल प्ले करते हैं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन से होती है, और कंजुगेशन किसकी वजह से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ कंजुगेटिव प्लाज्मिड की हेल्प की वजह से। उसके बाद हम प्लाज्मिड्स को यूज कर सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो बैक्टीरिया है जो प्लाज्मिड है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे हम कोई बाहर से डीएनए फ्रेगमेंट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐसे ये प्लाज्मिड डिवाइड करेगा वैसे वैसे हमारा इंसर्ट जो हमने बाहर से डीएनए ऐड किया था, जो फ्रेगमेंट ऐड किया था क्लोनिंग कराने के लिए, उसका कॉपी नंबर इंक्रीज करने के लिए, वैसे वैसे वो फ्रेगमेंट भी डिवाइड करेगी, मतलब उसका भी नंबर इंक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होना, उसकी सिमिलर कॉपीज बनना, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। सो क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं हम प्लाज्मिड्स को। एज अ कंजुगेटिव प्लाज्मिड यूज किया जा सकता है, एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जा सकता है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं हम प्लाज्मिड्स को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप कोई जीन ट्रांसफर करना चाहते हो किसी अदर सेल के अंदर, उसके अंदर कोई डिफेक्टेड जीन्स प्रेजेंट हैं, आप उन डिफेक्टेड जीन्स को रिप्लेस करना चाहते हो किसी नॉन जीन से, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम करते हैं, ठीक है, जिसको हम जीन थेरेपी का नाम देते हैं। सो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट पे जो बाहर से हमारा डीएनए इंसर्ट है या जो जीन हमें पता है कि हमें ट्रांसफर करना है, उस जीन को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और प्लाज्मिड्स तो नेचुरल व्हीकल्स हैं, नेचुरल वेक्टर्स हैं, वो इस सेल में मूव कर सकते हैं। इस सेल में प्लाज्मिड जाएगा, दैट मीन्स जो जीन यहाँ पे डिफेक्टेड है और हम बाहर से भेजना चाहते हैं वो हम उस अदर सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं। उसमें हम किसको यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड्स को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया को या किसी अदर सेल को एंटीबायोटिक से अगर हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का असर उस चीज पे ना हो, तो प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। या अगर हम उस एंटीबायोटिक से नहीं किसी अदर एंटीबायोटिक को यूज करना चाहते हैं तो हम वो जीन प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर ऑप्शन होती है रिस्ट्रिक्शन साइट पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है, वहां पे जगह बनती है, यहाँ पे हम बाहर से कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं। सो हम या तो जो उनके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनको यूज कर सकते हैं, या बाहर से कोई अदर एंटीबायोटिक जीन की फ्रेगमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरे सेल पे, क्योंकि प्लाज्मिड्स नेचुरल व्हीकल्स हैं, नेचुरल वेक्टर्स हैं, वो खुद ब खुद प्लाज्मिड ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेल टू
अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद मेडिसिन प्रोडक्शन या मेडिसिनल यूज भी है प्लाज्मिड्स का, जैसे कि हम प्लाज्मिड्स के थ्रू इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसुलिन के जीन्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें से उस बैक्टीरिया में फॉर एग्जांपल पहले इंसुलिन नहीं बन रहा था, हमने क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर इंसुलिन का जीन इंसर्ट करवा के बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा दिया, तो अब उस बैक्टीरिया में इंसुलिन बनेगा। और बैक्टीरिया की डिवीजन बहुत फास्ट होती है, तो इंसुलिन के जीन की डिवीजन भी उतनी ही फास्ट होगी। हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन मिल सकता है बैक्टीरिया से बहुत कम टाइम में, क्योंकि बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम बहुत कम होता है। रेदर देन हम इस इंसुलिन को किसी प्लांट मटेरियल से या किसी अदर मटेरियल से एग्जिस्ट करें, तो वहां पे भी हम प्लाज्मिड्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे रोल प्ले करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एज अ वेक्टर हम इसको यूज करते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन सेल टू अनदर, वेक्टर और एज अ व्हीकल। So these are some functions which are really very important जहां तक प्लाज्मिड की बात आती है। एडवांटेज क्या है, लास्ट स्टेप मैंने जो लिखा है दैट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लाज्मिड्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जीन थेरेपी के लिए, हम क्लोनिंग के लिए या फिर आप बोलो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देने के लिए, इन सब चीजों के लिए प्लाज्मिड को क्यों यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है प्लाज्मिड को यूज करने की इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत सारी एडवांटेजेस है, यहाँ हम प्लाज्मिड को क्यों यूज करते हैं। नंबर 1, एक तो ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं, होस्ट पे डिपेंड नहीं करते, खुद ब खुद रेप्लिकेट करेंगे, अपना कॉपी नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत कम होता है, हैंडलिंग बहुत इजी रहती है। मोर कॉपी नंबर, जो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स हैं उनका कॉपी नंबर पहले से ही बहुत ज्यादा होता है, तो हम उस कॉपी नंबर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक के जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक जीन्स जिनको हम सिलेक्टेबल मार्कर्स बोलते हैं। और ये सिलेक्टेबल मार्कर्स किस चीज में हेल्प करते हैं, सिलेक्शन में, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट की। अगर हम कोई और मेथड यूज करेंगे तो हमें रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हमें रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। सो ये कुछ चीजें हैं, मतलब इन सब चीजों में बेसिकली प्लाज्मिड के कैरेक्टर्स आते हैं। ये सारे तो प्लाज्मिड के कैरेक्टर हैं, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करना, स्मॉल साइज, ज्यादा कॉपी नंबर, एंटीबायोटिक जीन का या सिलेक्टेबल मार्कर्स का प्रेजेंट होना। सो उनके कैरेक्टर्स की वजह से, उनके नेचर की वजह से वो सारे कैरेक्टर्स हमारे लिए एडवांटेजियस हैं, वो हमारे लिए यूजफुल हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स का इतना ज्यादा यूज या प्लाज्मिड को एज अ व्हीकल यूज करना इन सभी कैरेक्टर्स की वजह से है। ये सारे कैरेक्टर्स हमें अदर किसी चीज में नहीं मिलते। सो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ व्हीकल सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का यूज करते हैं तो वो प्लाज्मिड्स हैं। सो बच्चे, इसके साथ प्लाज्मिड्स के बारे में जितना भी हमने पढ़ना था वो हमारा टॉपिक ओवर हो चुका है। लास्ट लेक्चर भी हमने प्लाज्मिड्स पे ही किया था, ये भी कुछ चीजें जो रह गई थी वो हमने आज कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।